हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपके एसएसटी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आपका फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। इसके बाद जब तक आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं डेली आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। पहले क्वेश्चन पे चलते हुए, जो फरवरी क्रांति हो रही थी उस पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था, क्वेश्चन से ही पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। जब बोला गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस को भारी नुकसान हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो रूस को उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे जनता में असंतोष बढ़ गया। असंतोष मतलब गुस्सा बढ़ गया, जनता का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। दूसरा पॉइंट आपसे क्या बोलता है, देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, और रूस पर क्या असर पड़ा था। देखो, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे आम लोग जो थे सरकार से नाराज हो गए थे। ये तब हुआ था। साथ में और क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या क्या असर पड़ा। देखो यहाँ पे लिखा है कि फरवरी 1917 में मजदूरों और किसानों ने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिससे हमने फरवरी क्रांति कहा। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि फरवरी क्रांति क्या थी। फरवरी क्रांति क्या था कि 1917 में मजदूर और जो किसान थे उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी को फरवरी क्रांति भी कहते हैं, और यही असर रूस पर पड़ा था। कब, प्रथम विश्व युद्ध के समय। इस क्रांति के कारण जार निकोलस द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। जो रूस का एक राजा था, कौन, जार निकोलस, उसको अपना जो सिंहासन है उसको छोड़ना पड़ा, और वहां पे एक सरकार बनानी पड़ी, अंतरिम सरकार बनानी पड़ी। तो ये हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला गया कि खूनी रविवार की घटना क्या थी। ध्यान सुनेगा, खूनी रविवार की घटना क्या थी। हुआ क्या था कि 22 जनवरी 1905 की बात है। एक सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है, वहां पर मजदूरों ने जार को अपनी समस्या बताने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। होता ना, भीड़ निकलती है एक साथ में। तो राजा के पास अपनी समस्या को बताने के लिए ये लोग निकले। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि ये लोग क्यों निकले थे, ये मांग कर रहे थे, वे रोटी, काम और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे थे। ये जो किसान लोग थे, जितने भी लोग थे ना, जो निकले थे राजा के पास जा रहे थे, ये लोग रोटी, काम, राजनीतिक सुधार इनकी मांग कर रहे थे। लेकिन राजा ने क्या करवाया, राजा की सेना ने निहत्थे लोगों पे क्या चला दी, गोली चला दी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसलिए इसी घटना को खूनी रविवार कहा गया, क्योंकि ये घटना रविवार को हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा गया, जिससे जनता में और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, और क्या हुआ था इस दिन, देखो इसके बाद पूरे जो रूस में क्या हुआ, बहुत सारे विद्रोह, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वो हुआ, हड़तालें हुई। ठीक है, अब मैंने आपको ये समझाया था कि खूनी रविवार क्या था। इसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि देखो यहाँ बोला गया है अप्रैल थीसिस क्या था। देखो हुआ क्या था, 1917 की बात है। बॉल्शेविकों के एक नेता थे जिनका नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। आपको पता होना चाहिए 1917 की बात है। बोल्शेविकों का एक नेता थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, जो रूस लौट आए थे। कहाँ लौट आए, रूस। और उन्होंने 3 मांगे रखी। कितनी मांगे रखी, 3 मांगे, जिसे लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान सुनिए, अप्रैल थीसिस क्या था, जो व्लादिमीर लेनिन थे ना, उन्होंने 3 मांगे रखी थी। इन 3 मांगों को क्या कहा गया, अप्रैल थीसिस कहा गया। ठीक है, ये 3 मांगे क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सी 3 मांगे मांगी। पहला, कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसको समाप्त कर दिया जाए, जो पहला प्रथम विश्व चल रहा था उसे खत्म कर दिया जाए। साथ में सारी जमीनें जो किसानों के हवाले कर दी जाए, जितनी भी जमीनें हैं वो किसानों को दे दी जाए। साथ में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो वर्साय की संधि क्या थी। वर्साय की संधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो हुआ क्या था, वर्साय की संधि पहली बार, देखो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र देशों के बीच में हुई थी। जो वर्साया की संधि थी, ये जो एग्रीमेंट था, वो जर्मनी, किसके बीच में, जर्मनी और मित्र देशों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, इस वाले में ये था वर्साई की संधि में, इस संधि में जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था, कि ये जो युद्ध हुआ है वो जर्मनी की वजह से हुआ है। और क्या बोला गया था, बोला ये गया था कि जर्मनी को भारी जुर्माना देना पड़ेगा, यानी जर्मनी पे बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया गया, और उसकी जो सेना थी ना उसको भी सीमित कर दी, कम कर दिया गया था। कब, वर्साय की संधि में। और क्या हुआ था, देखो जर्मनी के कुछ हिस्से अन्य देशों को दे दिए गए। जर्मनी के पास जो जो देश कब्जे में थे ना, जर्मनी के कब्जे में थे, वो सारे देशों को मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया। ठीक है, साथ में ये जो संधि थी बहुत ही कठोर थी, क्योंकि इससे जर्मनी पे ना एक तो कर्जा बढ़ गया, और साथ में जर्मनी के लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे
और ये जो संधि थी ना, इसी वजह से दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था, जो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जर्मनी में हिटलर के उदय के क्या कारण थे। जर्मनी में जो था ना, जो हिटलर था उसका उदय हुआ, मतलब हिटलर की शासन आ गया, मतलब हिटलर के पास पावर आ गया। तो कौन सा ऐसे कारण थे कि जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ? तो हुआ ये था, देखो यहाँ पे पहला तो था वर्साय की संधि। तो वर्साय की संधि में जर्मनी को ना, ठीक है, उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, उस पर बहुत ज्यादा फाइन लगा दी, जुर्माने लगा दिए गए, जिससे जनता बहुत गुस्से में हो गई। और हिटलर ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं जर्मनी को आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, इन सबसे बाहर निकालूंगा। साथ में और क्या हुआ था, देखो उस समय क्या हो रहा था कि 1929 में महामंदी आ गई जर्मनी में, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। तो उसी समय हिटलर ने क्या बोला कि मैं बेरोजगारी गरीबी सब दूर कर दूंगा, बस मुझे अपना नेता बना लो, मुझे फॉलो करो। तो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। और क्या हुआ था, हिटलर ने बहुत सारे अपना प्रचार किया, मतलब उसने बहुत सारे ऐसे भाषण दिए जिसमें उसने बोला और वादा किया कि मैं जब नेता बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। तो इसलिए लोगों ने उसको फॉलो किया और इस तरह से जो हिटलर था उसका उदय हुआ। और क्या हुआ कि जो नाजी प्रभाव था, देखो नाजी पार्टी का प्रभाव, जर्मनी में जो हिटलर था उसने एक पार्टी बनाई, नाजी पार्टी, एक तरह की विचारधारा थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद, सैन्य शक्ति, रोजगार का सपना, ये सब लोगों को दिखाया। और क्या हुआ था, देखो यहाँ पे जर्मनी जो हिटलर था ना, उसने बहुत सारे झूठे प्रचार किए, और जो भी अपने विरोधी थे ना, हिटलर के जो भी विरोधी थे, उन सबको उसने क्या मरवा दिया, मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया। किसने? हमारे हिटलर भाई साहब ने, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं अगली वाली कहानी पे। देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये बोलता है नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी। नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी उसके मैं बता रहा हूँ। देखो पहला लिखा है यहाँ पे कि नाजी जर्मनी में युवाओं को नाजी विचारधारा की शिक्षा देते थे। जर्मनी में युवाओं को नाजी विचारधारा क्या थी? वो लोग यहूदियों से नफरत करते थे और नाजी लोगों को बड़ा समझते थे, ठीक है। साथ में स्कूलों की जो किताबें थी ना, उसको बदल दी गई। क्या कर दी गई? उसका जो सिलेबस था, स्कूलों की जो किताबें थी, उसमें यहूदी विरोधी बातें लिखी गई और युद्ध को सही ठहराने वाली बातें रखी गई कि जो युद्ध हुआ है वो सही हुआ था, ठीक है। और यहूदियों को उसके बारे में बुरा बुरा लिखा जाता था किताबों में। हिटलर यूथ संगठन में देखो लड़कों को सेना के अनुशासन और युद्ध के लिए तैयार किया जाता। हिटलर का एक संगठन था, यूथ संगठन, ठीक है। उसमें जो लड़के थे उनको युद्ध के लिए तैयार करते थे, उनको युद्ध करना सिखाते थे, ठीक है। और क्या होता था युवाओं के साथ में? जो एक ग्रुप था लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स, इसमें लड़कियों को घरेलू काम, ठीक है, और नाजी विचारधारा सिखाई जाती थी कि नाजी विचारधारा क्या है। और क्या क्या है देखो यहाँ पे कि युवाओं को हथियार चलाने और सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देते थे। मतलब युवाओं को बोलते थे कि तुमको क्या नाम है, अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें सेना में भर्ती होना चाहिए, ऐसा बोलते थे। इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद सातवां क्वेश्चन ये बोलता है, सातवां क्वेश्चन ये है कि 1929 से 32 की आर्थिक महामंदी का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा था। ध्यान से देखिएगा। देखो महामंदी का मतलब क्या होता है? जहां पर आप इतना उत्पादन कर लेते हो ना, इतना सामान बना लेते हो कि खरीदने वाला कोई नहीं होता। खरीदार कम होते हैं लेकिन बेचने वाले, देखो खरीदार कम होते हैं और बेचने वाले ज्यादा होते हैं, इसे कहते हैं महामंदी। अब हुआ क्या था कि अमेरिका में ये हुआ, महामंदी आ गया, तो इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो पहला प्रभाव पड़ा, बेरोजगारी बढ़ गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कारखाने बंद हो गए, व्यापार ठप पड़ गया था, ठीक है। और क्या क्या हुआ देखो यहाँ पे लिखा है कि बड़ी गरीबी बढ़ गई, भोजन जो खाने की चीज होती है ना, बुनियादी जरूरत थी, उसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे बैंक बंद हो गए, लोगों की जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए क्योंकि कमाई नहीं थी। उद्योग, व्यापार, निवेश, ये सारे क्या हो गए? कम हो गए थे। और क्या है देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन बोलता है आपसे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? देखो पहला है भौगोलिक स्थिति। भारत एक ऐसी जगह पे स्थित है ना, दुनिया में ऐसी जगह पे स्थित है जहां मोस्टली टाइम क्या नाम है, गर्म रहता है। मौसम जो होता है ज्यादा समय गर्म रहता है। साथ में हमारे एक तरफ क्या है, हिमालय है, भारत की तरफ हिमालय है, जहां से ठंडी हवा से, जो हिमालय है वो हमें ठंडी हवाओं से बचाता है और मानसून को तय करता है कौन? हिमालय, ठीक है। और क्या क्या होता है? समुद्र जो है, देखो हमारे आसपास समुद्र भी है जहां से नमी आती है, नमी होता है ना, मॉइस्चर आता है, जो हमारे खास जैसे केरल हो गया, जो समुद्र किनारे किनारे जो राज्य है
वहाँ पे मोस्टली नमी वाला मौसम होता है, समझे यहाँ पे। तो इस प्रकार से जलवायु तय होती है। साथ में हमारा वायुदाब, गर्मी सर्दी के मौसम में वायुदाब का फर्क मौसम को बदल देता है। हमारे यहाँ पे देखते हो कहीं पे ज़्यादा प्रेशर होता है, कहीं कम प्रेशर होता है वायु का, तो ये भी हमारे मौसम को तय करता है। और मानसून, देखो मानसून क्या होता है, हमारे तुम देखोगे मौसम, हमारे भारत में जो मौसम है, कृषि है, वो भी किस पे निर्भर करती है। भारत में आज भी बहुत सी जगह पे बारिश पर खेती बाड़ी के लिए निर्भर करते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये भी हमारे देश के मौसम को, जलवायु को क्या करता, प्रभावित करता है। फिर ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतनी ही वहां पे मौसम ऐसा बदलता रहेगा। तो ऊंचाई भी क्या करती है, भारत के मौसम को प्रभावित करती है। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया। अब आते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। 3 कारण देना है आपको। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो भारत में मानसून के दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। साथ में बारिश के बाद मौसम जो होता है ठंडा और नमी भरा हो जाता है। साथ में मानसून की बारिश अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रा, कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है। इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और क्या कहते हैं, क्वेश्चन लिखा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पूर्वी मानसून के बीच में अंतर बताना है। तो उत्तरी पूर्वी जो मानसून होता है ना, ये मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक आता है और ये मुख्य तौर पर पूर्वी भारत में बारिश लाता है। कौन, उत्तर पूर्वी मानसून। और दूसरा जो दक्षिण पूर्वी मानसून है, दक्षिण पूर्वी जो मानसून है, ये जून से सितंबर तक आता है और पूरे भारत में बारिश कर देता है, खासकर पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में दक्षिणी मानसून। साथ में देखो यहाँ पे लिखा है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है मुख्य रूप से ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण होता है, जबकि दक्षिण पूर्वी मानसून जो है वो समुद्र से जो नमी लेके आता है उसकी वजह से होता है। ये आपको याद करना है। फिर अब बात करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करती है। देखो जो हमारी न्यायपालिका यानी कोर्ट है वो क्या करती है, अगर किसी का मौलिक अधिकार छीन जाए तो वह अदालत में जा सकता है। किसी का अगर, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो 6 मौलिक अधिकार है जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है, अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है, छीनता है हमारे मौलिक अधिकार, तो हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। तो न्यायालय क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। साथ में और क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि न्यायपालिका संविधान के अनुसार अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायपालिका मतलब संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के जो नियम के अकॉर्डिंग हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका ये भी जांच करता है अगर कोई कानून गलत बना हुआ है, हमारे अधिकारों को छीन रहा है, तो उस कानून को वो रद्द भी कर देता है। कौन, न्यायपालिका। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करता है कि सभी को समान अधिकार मिल रहे, सबको स्वतंत्रता और सुरक्षा मिले, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर का कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है। देखो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, कि न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है न्यायपालिका द्वारा किसी कानून या सरकारी फैसले की जांच करना। सरकार ने कोई भी अगर मान लो क्या बनाया, कानून बनाया, कोई फैसला सुनाया है, क्या वो सही है गलत है, इसकी जांच कौन करता है, न्यायपालिका करता है। तो न्यायपालिका जो जांच कर रहा है इसी को हम न्याय समीक्षा कहते हैं। फिर इसमें क्या लिखा है, इसमें यह देखा जाता है कि कानून जो है संविधान के अनुसार बना है कि नहीं। न्यायपालिका यह देखता है कि जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार बना है या नहीं, ठीक है। अगर कोई कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ होता है, सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो हमारे जो न्यायपालिका होती है उसको रद्द कर देती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून ऐसा ना बन पाए जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो लिखा है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में जो राष्ट्रपति है उनके कार्य क्या होते हैं और शक्ति क्या होती है। देखो कानून बनाने का काम भी होता है, क्योंकि देखो संसद में जब बिल पास हो जाता है ना, तो जब तक राष्ट्रपति जी हमारे उस पर सिग्नेचर नहीं कर देते, हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक वो कानून नहीं बनता। तो ये पहला काम होगा कानून बनाना। मंत्रियों को नियुक्त करना, राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री या दूसरे जो मंत्री होते हैं ना उनको नियुक्त भी करते हैं, यानी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेना का सर्वोच्च प्रमुख, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे तीनों सेना के क्या होते हैं, सर्वोच्च कमांडर भी है। और आपातकाल जो लागू करना वो भी हमारे राष्ट्रपति जी भी करते हैं, ठीक है। तो ये उनके हो गए कार्य और उनकी शक्तियां। और यहाँ तक ये होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करने का काम भी कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, भारत का अगर राष्ट्रपति बनना है, किसी को नियुक्त होना है, उसके लिए उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में उनकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उम्मीदवार को संसद के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। उम्मीदवार को संसद के चुनाव में
मतदान करने का अधिकार होना चाहिए और उम्मीदवार किसी सरकारी पद पे ना हो, ये भी होना चाहिए। अगला अगला हमारा यहाँ पे हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन ये वाला कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाली जो फसलें होती है ना, उन फसलों पर हम आत्मनिर्भर बने, मतलब उनको खरीदने के लिए, मतलब कह सकते हैं जैसे हमारे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीजें खाद्यान्न फसलें होती है। तो इसके लिए हमें किसी दूसरे देशों पे निर्भर ना रहना पड़े। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि हम खुद ही इतना उगा लें कि हमारी जरूरतें पूरा कर पाए। तो इसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? तो सरकार ने पहले लेके आए हरित क्रांति। हरित क्रांति में हमने क्या किया, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया, उर्वरक का इस्तेमाल किया, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे खेतीबाड़ी बढ़ी। और इससे क्या हुआ कि हम अपनी जरूरत भी पूरी कर पाते हैं और दूसरे देशों को बेच भी पाते हैं। इस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बन गए, हमको किसी दूसरे देश पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता। साथ में हमने अपनी खेतीबाड़ी को ठीक किया, पानी को सिंचाई की व्यवस्था सुधारी, होता है नहरें बनवा ली, कुएं खुदवाए, जिससे खेतीबाड़ी आसानी से हो सके। और जो ऋण होता है, लोन लेना, किसानों को सस्ते ब्याज दरों पे क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, ताकि वो अपनी आसानी से खेती बाड़ी कर सके। सिंचाई योजना लेके आए, मैंने बताया ना बहुत सारी सिंचाई योजना, मतलब नहरें खुदवाना, फिर कुएं खुदवाना, जिससे खेतों में पानी दिया जा सके। और भंडारण भंडारण और विपणन, भंडारण मतलब जो खेतों में उगा है उसको कहीं पे जो किसान कहीं पे स्टोर करके रख सके सही से, ताकि फिर बाद में बेचा जा सके। विपणन मतलब किसान आसानी से अपने सामान को बेच सके, इसकी व्यवस्था किसने की? सरकार ने की। फिर कृषि शिक्षा प्रशिक्षण, किसानों को फसल उगाने के लिए क्या कहते हैं, शिक्षा देना, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी से अपनी खेतीबाड़ी कर सके। तो ये सब कदम उठाए ताकि भारत जो है खाद्यान्न फसलों पे आत्मनिर्भर बन सके। तो दोस्तों मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए? 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी जो है सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक कीजिए, वहां पे सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से पढ़ सकते हैं। ये सीरीज का पहला था जिसमें 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं। जब तक आपका एग्जाम जो आपका 15 को होने वाला है, 15 फरवरी को होने वाला है, उससे पहले मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इतना पढ़ के जाना है ताकि आप अपने सारे जितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकें आसानी से। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।